नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है, जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे में प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसे कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका गिफ्ट डीड से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और हम आपको एक बार बता भी देते हैं, 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर गिफ्ट डीड होती क्या है? देखिए जायरा, जैसे आपको मालूम है, जो प्रॉपर्टी जो 100 रुपए से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है, जब उसका ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा होता है और वो 3 तरीके से होता है। या तो गिफ्ट डीड बनती है, या सेल डीड बनती है, या डोनेशन डीड बनती है। तो गिफ्ट डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर गिफ्ट देने वाला जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है, उसकी जब वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो वो जो दस्तावेज बनता है गिफ्ट डीड में बनता है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर वो हमेशा के लिए, जैसे सेल डीड के अंदर ट्रांसफर होता है, ऐसे ही गिफ्ट डीड के अंदर ट्रांसफर। उसमें फर्क ये होता है, सेल डीड में कंसिडरेशन होता है और गिफ्ट डीड के अंदर कोई कंसिडरेशन का बेनिफिक्शन होता है, और वो डीड जो है वो गिफ्ट डीड कहलाता है। जी जी। तो प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाते हैं? देखिए, जैसे सेल डीड बनती है, जो 2 पार्टी है, 2 पार्टी गिफ्ट डीड जब बनाती हैं तो दोनों पार्टी सहमत होती हैं कि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अच्छे से डिफाइन होती है कि ये प्रॉपर्टी फला डेट को उस समय प्रॉपर्टी का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो सबका सब गिफ्ट डीड में डाला जाता है। और फिर गिफ्ट डीड जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर और उसको पंजीकृत कराया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है। क्योंकि गिफ्ट डीड जिसको मिलती है उसके पास एक अधिकार मिलते हैं उस प्रॉपर्टी की। जब गिफ्ट डीड उसके पास आती है तो उसके सभी तरह के अधिकार, जो सेल डीड में जो अधिकार आते हैं, वो सारे के सारे अधिकार जो है गिफ्ट डीड के अंदर उसके पास आते हैं। जी जी। तो जो सेल डीड के अधिकार होते हैं, वही गिफ्ट डीड में भी सारे अधिकार मिलते हैं उस शख्स को जिसको दिया जाता है। तो क्या गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है? देखिए, जैसे गिफ्ट डीड है, जैसे आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, जो 3 तरीके मैंने आपको बताया, सेल डीड, गिफ्ट डीड और डोनेशन डीड। तो जब उस डीड को रजिस्टर्ड हम करा देते हैं और वो जब सब रजिस्टर ऑफिस के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाती है और गिफ्ट डीड करने वाला व्यक्ति सक्षम है कि वो गिफ्ट डीड कर सकता है और लेने वाला भी सक्षम है, वो गिफ्ट डीड ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो गिफ्ट डीड होती है उसका चैलेंज करना अपने आप में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर कोर्ट में चाहे कोई व्यक्ति ये कहता है कि गिफ्ट डीड जो है जबरदस्ती करा दी है, प्रलोभन से करा दी है या दबाव देकर करा दी गई है, तो एक अलग स्थिति है। उसको चैलेंज तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब वो कोर्ट जो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती। जी जी जी। जैसे कि आपने बताया कि जबरन भी ऐसा किया जा सकता है, जबरदस्ती लोग कहते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि करवाई गई है गिफ्ट डीड, उनसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में ऐसे मामले देखने को मिलते होंगे। तो गिफ्ट डीड आखिर कौन दे सकता है और किसे दे सकता है फिर? देखिए, गिफ्ट डीड एक जो उस प्रॉपर्टी का जो एब्सोल्यूट ओनर है,
जिसके पास उस प्रॉपर्टी के सारे राइट हैं कि वो उसको बेच भी सकता है, दान में भी दे सकता है, गिफ्ट भी दे सकता है, तो वो जो सारे राइट हैं वो व्यक्ति को अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे सकता है। और उसका उस जिस समय वो गिफ्ट दे रहा है उस समय उसका जो उसकी उम्र है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। उसका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल साउंड माइंड में होना चाहिए और किसी तरह का कोई दबाव न दिया गया हो। और जिसको गिफ्ट दे रहा है वो भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष से ऊपर या जो भी कंडीशन उसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशन है वो सारी कंडीशन हो। और जैसे गिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होती है तो प्रॉपर्टी के सारे राइट जो है जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसके पास चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अगर सामान्यतः उसको समझे कि जो व्यक्ति जी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है यानी उसका एब्सोल्यूट ऑनर है, सारे जी जी अधिकार उसके पास है, वही व्यक्ति जो है उस गिफ्ट डीड को कर सकता है। जी जी। तो गिफ्ट डीड के ऊपर इनकम टैक्स कितना लगता है? देखिए गिफ्ट डीड के ऊपर इनकम टैक्स में कई तरह की धाराएं हैं। अगर गिफ्ट डीड के अंदर जो नजदीकी जो आपके रिलेटिव है जो पति पत्नी के बीच में है तो ऐसी स्थिति में तो गिफ्ट डीड एग्जेम्प्टेड होती है। लेकिन अगर मान लीजिए दूर के रिलेशन में अगर होता है तो 50,000 से ऊपर का जो वो होता है उसके ऊपर डिफरेंट लेवल पर टैक्स लगता है। जी जी। तो क्या आप अपनी गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं कि अगर आपको लगे कि हमने सही नहीं किया ये गिफ्ट देकर? तो देखिए गिफ्ट डीड और सेल डीड में दोनों में सबसे बेसिक जो अंतर वो यही है कि जब किसी व्यक्ति को गिफ्ट डीड दी जाती है तो लव एंड अफेक्शन में दी जाती है या इस अधिकार के साथ दी जाती है या इस उद्देश्य के साथ दी जाती है। जिस व्यक्ति को गिफ्ट डीड दी जा रही है वो व्यक्ति आने वाले भविष्य के अंदर जो व्यक्ति अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा है तो उसका ख्याल रखेगा या प्रॉपर्टी को जिस कंडीशन के साथ गिफ्ट डीड दी जा रही है उस प्रॉपर्टी को उस हिसाब से ख्याल में रखेगा। और अगर वो कंडीशन किसी भी तरह से वो व्यक्ति पूरा नहीं कर रहा है या बाद में ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति को गिफ्ट दी गई है उसने किसी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने डीड को ही वो नल एंड वाइड कराने के लिए कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट पर डिक्लेरेशन का दावा डालना जी पड़ेगा, तब आपकी गिफ्ट डीड जो है जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है वो कैंसिल हो सकती है। हालांकि अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि गिफ्ट डीड जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्ट्रार के सामने में ये माना जाता है कि जब आप रजिस्ट्रार के सामने जा रहे हैं तो आपने वो गिफ्ट डीड करी है और सारे अधिकारों को समझाते हुए समझते हुए आपने गिफ्ट डीड करी है। जी जी। और आज हम बात कर रहे हैं गिफ्ट डीड के बारे में और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। तो ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है? देखिए जायरा, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये कंपलसरी है कि जो प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की है अगर उसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर सेल डीड के द्वारा होता है या गिफ्ट डीड के द्वारा होता है या डोनेशन डीड के द्वारा होता है, उसका कंपलसरी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अब आप ये समझे कि कोई भी गिफ्ट डीड है उसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता है क्या, वो क्यों गिफ्ट डीड रजिस्टर कराई जाए। जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो प्रॉपर्टी का एक अपनी कंसिडरेशन होता है, उसका अपना अमाउंट होता है, उसके साथ उसके कुछ अधिकार जुड़ते हैं। जिस व्यक्ति के नाम वो गिफ्ट डीड होती है उसको अधिकार मिलते हैं। एक व्यक्ति अधिकारों को ट्रांसफर करता है, दूसरे के पास अधिकार जाता है। ऐसी स्थिति में जहां अधिकारों का जन्म हो रहा है, लोगों को अधिकार मिल रहे हैं और जिस आदमी को गिफ्ट डीड मिलती है उसको भी अधिकार होता है कि उस प्रॉपर्टी को आगे बेच सके या जिस भी तरीके से उसको किराए पे दे सके या सभी तरह के जो उस प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकार है वो प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में जहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों के अंदर अधिकारों का जन्म होता है तो उस स्थिति में उसका रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी के जब जो डीड है वो अगर रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड, जैसे आप सब समझते हैं कि सब रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। सब रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर एक अधिकारी होता है जिसका काम ही ये होता है कि प्रॉपर्टी जब रजिस्टर्ड होती है तो वो सामान्यतः सवाल भी पूछ लेता है जो गिफ्ट करने आ रहा है कि भाई आपको कोई ये प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये सारी की सारी स्थिति है ये आपको बताती है कि आपने जो प्रॉपर्टी है जब इसको ट्रांसफर किया है उसको ट्रांसफर करते समय आपने सारे अधिकार दूसरी पार्टी को दे दिए हैं तो वो अधिकारों का साथ साथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी वो अधिकार भी उस गिफ्ट डीड में आ जाते हैं उन अधिकारों को चलते, जिससे कि कल में फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह से कोई एम्बिग्यूटी या कोई आपस में जो झगड़ा है वो ना हो सके। इसलिए गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना जो है
कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जी एक्ट में जी किया गया है। जी। तो रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी होता ही है, लेकिन ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं गिफ्ट में किसी को, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है आपको? देखिए, डीड जो है, जो डीड है, चाहे वो सेल डीड है और चाहे गिफ्ट डीड है, जो उसकी स्टैंपिंग है, जो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर जो स्टैंपिंग ड्यूटी है उसका रूल अलग अलग है। लेकिन ये कंपलसरी है कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, जो स्टैंपिंग ड्यूटी होती है, वो रजिस्टर्ड वो आपको देनी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप एक फीस अदा करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फीस अदा करते हैं, तभी आप अधिकारों को लेते हैं और अधिकारों को आपको वो मिलता है और आप उन अधिकारों को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जी ये कंपलसरी है कि जो भी गिफ्ट डीड होती है, गिफ्ट डीड को कंपलसरी आपको रजिस्टर कराना होता है, और कंपलसरी जब रजिस्टर कराते हैं तो उसकी स्टैंपिंग ड्यूटी होती है वो बिल्कुल सेल डीड के बराबर होती है। जी यानी जो सेल डीड की स्टैंपिंग ड्यूटी है और जो गिफ्ट डीड की स्टैंपिंग ड्यूटी है, स्टैंपिंग ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो पूरी की पूरी देनी पड़ती है। जी जी। तो गिफ्ट के मामले में क्योंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैम्प शुल्क का भुगतान करना चाहिए ऐसे में? नहीं, देखिए, एक दो पार्टीज के बीच में अगर मान लीजिए स्टैंप शुल्क नहीं दिया गया, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, वो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो अधिकारों को जन्म देती है, चाहे वो सेल के द्वारा हो और चाहे गिफ्ट के द्वारा हो। तो जब भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से अधिकारों का जन्म होता है, तो वो अधिकार जब आप किसी आदमी को मिलते हैं, उनको प्रॉपरली वो एंजॉय कर सके, और वो उन अधिकार जब अधिकारों को ट्रांसफर होता है तो जो स्टैंपिंग ड्यूटी होती है वो भी दी जाती है। तो ये हर राज्य का एक प्रोसीजर होता है कि स्टैंपिंग ड्यूटी जो होती है, वो स्टैंपिंग ड्यूटी राज्य के बाकी खर्चों में इस्तेमाल होती है। जी तो स्टैंपिंग ड्यूटी को इसलिए रखा गया है कि जिससे कि एक तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो मेंटेन करता है, आपकी गिफ्ट डीड को मेंटेन करता है, कि जब भी अगर कोई आपके बीच में कोई विवाद पैदा होगा तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस अपना रिकॉर्ड लेके जाएगा और बताएगा, हाँ भाई, इस व्यक्ति ने गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड कराई है, हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमने स्टैंपिंग ड्यूटी दी है। और कई बार ऐसा होता है, स्टैंपिंग ड्यूटी के बारे में आपको बताऊं कि स्टैंपिंग ड्यूटी पर लोग कम दे देते हैं, जी लेकिन जी बाद में सब रजिस्ट्रार उसका ऑब्जेक्शन ले सकता है कि स्टैंपिंग ड्यूटी आपकी प्रॉपर्टी की कम से कम ये बनती है और आपको प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो स्टैंप ड्यूटी में बचाव नहीं है। स्टैंप जी ड्यूटी जी हमारे कानून में लिखा हुआ है कि स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, जी वो बिल्कुल, एक अलग आपको बात है, स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन देनी में रहेगी। पड़ेगी। लेकिन सर, इसमें स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट लेने वाला करता है या फिर देने वाला करता है? देखिए, जिसको जर्नली स्टैंप ड्यूटी रजिस्टर्ड कौन करा रहा है, किसको इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है? जो व्यक्ति ले रहा है, जैसे सेल डीड में जो व्यक्ति खरीदता है, ऐसे जी में ही गिफ्ट डीड में जर्नली जिसके नाम जो गिफ्ट डीड की वो होती है, जो डॉनी होता है, जो अपने नाम गिफ्ट कराता है, उसको स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। जी लेकिन सबसे बड़ी बात गिफ्ट डीड में यही होता है कि जैसे गिफ्ट डीड में कोई पिता है, अपने पुत्र के नाम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो गिफ्ट डीड में ये अंतर होता है कि गिफ्ट डीड के अंदर स्टैंप ड्यूटी दोनों में से कोई पार्टी दे सकती है। लेकिन जी जनरली जिसके नाम गिफ्ट डीड होती है, डॉनी जो होता है, जिसके नाम गिफ्ट डीड आती है, सॉरी, गिफ्ट डीड जिसके नाम आती है, उसको ही स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। जनरली उसके अकाउंट से, जी जी दिल्ली के अंदर तो आप देखेंगे तो स्टैंप ड्यूटी हुए सारी की सारी अकाउंट से ट्रांसफर होती है। तो जिसके नाम स्टैंप ड्यूटी आ रही है, जिसके नाम जो आदमी परचेज कर रहा है, जो जी 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 स्टैंप ड्यूटी का स्टैंप पेपर परचेज कर रहा है, तो उसी को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती जी बिल्कुल, है, जिसके सामान्य। नाम है उसी को ही स्टैम्प ड्यूटी चुकानी होगी। ऋषिपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कि अगर गिफ्ट डीड हम किसी को करते हैं तो क्या वो तुरंत लागू हो जाता है और मालिक का उसकी संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाता है? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, गिफ्ट डीड जैसे मैंने आपको बताया, गिफ्ट डीड एक सील डीड की तरह होती है, जिसके अंदर संपूर्ण अधिकार जो होता है, संपूर्ण अधिकार उसी समय ट्रांसफर हो जाता है जिस समय गिफ्ट डीड होती है। तो ऐसी स्थिति में जब गिफ्ट डीड ट्रांसफर होती है, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होती है, तो उसी समय गिफ्ट देने वाला जो व्यक्ति है उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, और जिसको गिफ्ट मिला है उसके पास सारे अधिकार हो जाते हैं। वो उसी समय या उसके तुरंत बाद जो है उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो उसको बेच सकता है, चाहे वो किराए पे दे सकता है। तो गिफ्ट डीड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अधिकारों को जन्म देता है, और तुरंत जिस समय एग्जीक्यूट होती है प्रॉपर्टी, उसी समय के सारे अधिकार आपके पास आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जी यही होता है कि जिस व्यक्ति ने गिफ्ट दिया है, उस जिससे कि पता लग जाए कि वो दोबारा से उस गिफ्ट देने के बाद उस प्रॉपर्टी से निहित कोई भी जो वादा है या कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसी के गिफ्ट डीड में प्रोविजन होता है कि जिस समय गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होती है, देने वाले के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं
और लेने वाले के सारे अधिकार चालू हैं। जी जी जी। तो भारतीय कानून के तहत गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कुछ? देखिए, गिफ्ट डीड और सेल डीड में जो सबसे बेसिक अंतर, लोग क्यों गिफ्ट डीड कराते हैं, क्यों सेल डीड कराते हैं। सेल डीड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजेक्शंस होती हैं और उसके अंदर कंसिडरेशन अमाउंट दिया जाता है। कंसिडरेशन अमाउंट कई बार लाखों का होता है, करोड़ों का होता है। कई बार लोग उस कंसिडरेशन अमाउंट से या ब्लैक मनी को बचाने के लिए क्या करते हैं, गिफ्ट करा लेते हैं प्रॉपर्टी को। तो ऐसी स्थिति में जो कंसिडरेशन अमाउंट है, जो मनी का जो फंड का फ्लो होना है, वो खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। दूसरी बात, जो कई बार गैर कानूनी रूप से जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत नजदीकी रिश्ते होते हैं, जैसे पति को कोई गिफ्ट देती है, उसके अलावा जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए इसमें टैक्स का प्रोविजन होता है कि एक सीमा के बाद, अगर मान लीजिए वो जो गिफ्ट डीड होती है तो उसके अंदर उनको टैक्स देना होता है। तो यही कोशिश होती है जिससे कि दोनों पार्टीज को बैलेंस हो सके और जो टैक्स है, टैक्स का बचाव हो सके और जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए गिफ्ट डीड के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको हतोत्साहित किया गया कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप सेल डीड करें या मनी का ट्रांसफर करें या प्रॉपर तरीके से स्टैम्प ड्यूटी को पे। जी जी, चलिए ठीक है। ऋषिपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और बताया कि गिफ्ट डीड के क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।